अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। काल चक्र के आज के एपिसोड में देखिए मोदी का वह मास्टर स्ट्रोक जिसके आगे विपक्षियों के छक्के भी छूटने वाले हैं। आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं जो कि आपको निकट भविष्य में भारत के एक नए रूप का दर्शन कराने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे तभी अखंड मंथन द्वारा ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने पीएम पद का ये कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेंगे, जिसके पीछे हमने भविष्य मालिका के उस 13 के अंक को विस्तार से समझाया था, जिसमें 13 के अंक को भारत के लिए अच्छा नहीं बताया गया है। अब मोदी अपना अगला मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने काफी पहले से की है और जो उन्होंने 400 सीटों का पार जाने का जो स्लोगन दिया था, जो नारा दिया था, वह स्लोगन भी अब सत्य होता नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने जा रहा है, क्योंकि अभी अभी तो चुनाव हुए हैं और अभी तो बीजेपी को मात्र 240 सीटें ही मिली हैं और एनडीए गठबंधन 300 सीटों के आसपास है। तो फिर अब सीटों का आंकड़ा 400 के पार कैसे जा सकता है? तो ये सारी जानकारी देंगे हम आपको। अपने एपिसोड के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश या एनडीए के घटक दल अपना समर्थन वापस ले लेंगे और इसी कारण मोदी की सरकार गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यहां भी आप गलत हैं, क्योंकि मोदी की जो रणनीति है वह इससे कहीं अलग और आगे की सोच वाली है। शायद उस रणनीति के चलते मोदी ने 2024 के चुनाव को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना कि लेना चाहिए था। क्या कारण था कि मोदी ने यूपी में उतनी रैलियां नहीं की जितनी कि उन्होंने दक्षिण भारत में की? तो इसके पीछे मोदी की वह रणनीति है जिसके बारे में विपक्षी दलों को भनक तक नहीं लगी है। आखिर क्यों मोदी पैन इंडिया के वोटरों तक पहुंचना चाह रहे थे? क्यों उन्होंने वाराणसी लोकसभा सीट से जीत का उतना अंतर प्राप्त नहीं किया जितना कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला था? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम देंगे इस विशेष एपिसोड में, और तब आप शायद समझ जाएंगे कि मोदी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पहाड़ से देने जा रहे हैं। जी हां, न समर्थन वापस होगा और न सरकार गिरेगी, बल्कि संविधान का एक आर्टिकल करवाएगा मध्य अवधि चुनाव। और तब सबको पता चलेगा कि मोदी की टीम ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी हां, 2026 से एक ऐसा कार्य आरंभ होने जा रहा है जिसके बाद देश में लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी हो जाएगी और ये संख्या कोई मामूली नहीं होगी, बल्कि इस संख्या से लोकसभा की सीटों का एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई लोकसभा में लगभग 1000 सांसद सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो आखिर ये 1000 सांसद आएंगे कहां से? तो चलिए इसी बात को आपको आगे समझाते हैं विस्तार से। तो ऐसी पूरी संभावना है कि अगर पीएम मोदी को सरकार चलाने में किसी भी तरह की अड़चन दिखेगी और उन्हें लगेगा कि वे अपने सहयोगियों के कारण अपनी पार्टी का एजेंडा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसके लिए वो भारत के राष्ट्रपति के पास जाएंगे, उनसे सलाह मशविरा करके एक ऐसी चाल चल देंगे जो कि चली तो जाएगी राष्ट्रपति भवन से, लेकिन उसका सारा लाभ मोदी को मिल जाएगा और विपक्ष मुंह देखता रह जाएगा। तो ये चाल चली जाएगी संविधान के आर्टिकल 82 को लेकर, जिसमें अगर भारत की राष्ट्रपति चाहें तो लोकसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे नए सिरे से लोकसभा चुनाव कराने का आदेश दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि आखिर ये आर्टिकल 82 है क्या। तो आर्टिकल 82 में ये कहा गया है कि जनसंख्या के अनुसार लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में लोकसभा सीटों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन जिस अनुपात में भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ रही है। बस यही तुरुप का पत्ता मोदी सरकार द्वारा खेला जाएगा। जी हां, अगर लोकसभा सीटों का परिसीमन किया गया तो हो सकता है कि लोकसभा के अगले चुनाव में लोकसभा की 848 या फिर 850 सीटों पर चुनाव कराना पड़े, और बढ़ी हुई सीटों के साथ अगर ये चुनाव होता है तो मोदी सरकार को मजबूरन 400 सीटों का आंकड़ा तो पार करना ही होगा। तो जो एजेंडा मोदी का 2024 में पूरा नहीं हो पाया है वह एजेंडा 2027 या फिर 2028 में पूरा हो सकता है, क्योंकि 2027 में ही लगभग 20 राज्यों के चुनाव भी होंगे
और मोदी की ये नीति रही है कि वे एक देश एक चुनाव के पक्ष में हैं। यानी जब राज्यों के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी होंगे तो मोदी सरकार का ये एजेंडा भी पूरा हो जाएगा। हालांकि विपक्षी दलों को वो इस बात के लिए राजी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष राजी नहीं भी हुआ तो भी यदि लोकसभा सीटों का परिसीमन नए सिरे से होता है तो जहां लोकसभा चुनाव बढ़ी हुई सीटों के साथ कराए जाएंगे, वहीं राज्यों के चुनाव भी एक साथ कराए जाएंगे। क्योंकि अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो फिर विधानसभा सीटों की संख्या भी बढ़ेगी और ऐसे में राज्य और केंद्र दोनों के साथ साथ चुनाव तकनीकी रूप से साथ साथ कराने पड़ेंगे। क्योंकि जब लोकसभा और विधानसभा दोनों की ही तस्वीर बदलेगी तो फिर चुनाव भी एक साथ कराने होंगे। तो मोदी आर्टिकल 82 का दांव चलने वाले हैं और उनके इस दांव से विपक्षी दल चारों खाने चित हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर शेर एक कदम पीछे खींच ले तो ये मत समझें कि शेर हार गया है, बल्कि एक कदम पीछे खींचकर वह और लंबी छलांग लगाकर दूनी रफ्तार से अपना शिकार कर लेता है। सियासी और चुनावी विशेषज्ञों का भी ऐसा मानना है कि 2026 से लोकसभा सीटों के परिसीमन का कार्य आरंभ हो जाएगा और ये मोदी सरकार है जो 2 वर्ष में 1000 सांसदों के बैठने के लिए नई संसद बना सकती है, तो वह इस काम में देरी क्यों करेगी। मोदी सरकार तेजी से इस काम को 2027 या फिर 2028 तक पूरा कर लेगी और ऐसी संभावना है कि इसके बाद देश का इतिहास ही बदल जाएगा। लोकसभा सीटों के नए परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 850 तक बढ़ सकती है। यद्यपि नए संसद भवन में लोकसभा में बैठने के लिए सांसदों की जो सीट है वो 888 है और ये 888 सीटों की संख्या से ही बीजेपी ने ये संकेत दे दिया था कि वह लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने जा रही है। सीटों के परिसीमन के कार्य में देरी होने की आशंका इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसे 2024-25 में होने वाली जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। ऐसे में जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि 2026 तक परिसीमन पर लगे प्रतिबंध के हटने के बाद होने वाली जनगणना यानी वर्ष 2031 को आधार मानकर परिसीमन की तैयारी होगी, अब वैसा नहीं होगा, बल्कि अब सीटों में बढ़ोतरी का काम 2029 से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। वैसे भी जनगणना, परिसीमन जैसे कामों को जिस तरह से तकनीकी की मदद से कराने की तैयारी की जा रही है, उसमें यह काम 3 साल से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है। केंद्र सरकार से जुड़े कुछ सूत्रों की माने तो 2026 के बाद होने वाली परिसीमन को लेकर पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। ऐसे में इसके लिए अब 2031 की जनगणना होने तक की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। वर्तमान समय में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। इन सीटों में अंतिम बार बढ़ोतरी 1977 में की गई थी, जो 1971 की जनगणना के आधार पर की गई थी। तो इस दौरान जो फॉर्मूला तय किया गया था उसके अंतर्गत 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट का सृजन करना था। यद्यपि पूर्वोत्तर सहित पहाड़ी राज्यों को इस मानक से छूट दी गई थी। उनकी सीटों का निर्धारण उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि परिसीमन के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी जितनी कि उत्तर भारत और हिंदी बेल्ट के राज्यों में होगी, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितनी कि देश के बाकी राज्यों में बढ़ी है। यद्यपि केंद्र सरकार से जुड़े कुछ सूत्रों की बात माने तो 2026 के बाद होने वाले परिसीमन में दक्षिण भारत के राज्यों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपको बताते चलें कि वर्ष 1977 में अंतिम बार जो परिसीमन हुआ था वह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। उस समय देश की कुल आबादी करीब 50 करोड़ थी, जो अब करीब 140 करोड़ तक जा पहुंची है। दूसरा ये कि अगले चुनाव में महिला आरक्षण भी लागू करना है, तो देश की 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो मोदी सरकार एक तीर से कई निशाने साधने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 2027 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इस बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं उसके अनुसार अगले प्रधानमंत्री के तौर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा है और हो सकता है कि जब 2027 में राष्ट्रपति के चुनाव हो तो बीजेपी के द्वारा पीएम मोदी को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया जाए और योगी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। इसकी संभावना इसलिए अधिक लग रही है क्योंकि योगी के ऊपर जिस तरह से संघ का हाथ है, तो अगला प्रधानमंत्री तो योगी को ही बनना है। इस बार यूपी में जो 33 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है वह संघ के कारण ही हुआ है, क्योंकि इस बार जनता को जगाने में संघ की भूमिका शून्य थी। लेकिन जब योगी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा तो संघ और अधिक मुखर होकर मैदान में उतरेगा।
क्योंकि तब बात 272 सीटों की नहीं बल्कि बीजेपी को 400 से अधिक सीटों का आंकड़ा भी पार करना होगा। वैसे भी 2027 में भारत के लगभग 20 राज्यों में चुनाव पड़ेंगे, तो मोदी का वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा भी पूरा हो जाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 2027-28 में होने वाला भारत का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी 2025 में 75 वर्ष के हो जाएंगे और बीजेपी की ये परंपरा रही है कि 75 वर्ष से अधिक आयु के नेता को कोई पद नहीं दिया जाएगा। तो इस लिहाज से भी मोदी पर पीएम पद छोड़ने का सैद्धांतिक दबाव रहेगा। पीएम मोदी भी सिद्धांतों के पक्के हैं, तो वो भी 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यह पद छोड़ना ही पसंद करेंगे। दूसरा एक प्रमुख तत्व जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा वो ये है कि 23 जून 2024 से आषाढ़ कृष्ण पक्ष का वह 13 दिवसीय पक्ष आरंभ हो गया है, जो देश समेत संसार भर के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। इसी 13 दिन के पक्ष में द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था और इसी 13 दिन के पक्ष में नई गठित संसद का सत्र भी आरंभ हुआ है और सभी सांसदों ने शपथ भी इसी 13 दिन के पक्ष में ली है। तो इस तरह से भी देखा जाए तो नए सांसदों के शपथ ग्रहण के लिए भी ये समय उपयुक्त नहीं था, क्योंकि ये शपथ तो महाभारत वाले योग में ली गई है, तो महाभारत तो आगे होनी ही है। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो नई संसद का ये शपथ ग्रहण भी सरकार के पूरा चलने का संकेत नहीं दे रहा है। दूसरा एक प्रमुख तथ्य ये भी है कि ये जो नई संसद बनी है ये एकदम नई संसद है और इसमें जो नई सरकार जो संसद में काम करने वाली है वो भी इसी 13 दिन के पक्ष में अपने संसदीय सत्र का उसका आरंभ हुआ है। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये जो है जो समय है ये भी इस सरकार के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा एक तथ्य ये भी है कि 13 दिन के इसी पक्ष में 6 ग्रहों का एक योग भी बन रहा है, तो इस कारण से भी नई शपथ ग्रहण के लिए ये समय अनुकूल नहीं था। दूसरा अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो भारत के राष्ट्रपति पद पर भी पीएम मोदी जैसा ही व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पद तक का एक लंबा अनुभव है। अगर मोदी राष्ट्रपति बनते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो संबंध बनाए हैं और जो लोकप्रियता प्राप्त की है उसका लाभ भी भारत को मिल सकता है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको पहले भी ये जानकारी दी है कि 13 महीने से अधिक प्रधानमंत्री मोदी इस पद पर नहीं बने रह पाएंगे और जो अभी आर्टिकल 82 की हमने आपको बात की है ये भी अगर इस दृष्टि से भी आप देखें तो देश जो है मध्यावधि चुनाव की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की सीटों का जो परिसीमन है इस काम को बहुत तेजी से करेंगे और हो सकता है कि यदि उनको अपने सहयोगी दलों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला तो वो समय से पूर्व लोकसभा को भंग करने के लिए भी राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ योग बन रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी भविष्य गणना का ये एपिसोड रोचक लगा होगा। हम आपको एक बार पुनः स्पष्ट कर दें कि हमारे चैनल पर दिखाए जाने वाले जो भी ज्योतिषाचार्य आते हैं उनसे यदि आप कोई भी ज्योतिषी परामर्श लेते हैं तो इसके लिए अखंड मंथन उत्तरदायी नहीं होगा। हम आप सभी से कहते हैं कि किसी भी ज्योतिषी परामर्श को लेने के पूर्व आप अपने विवेक का प्रयोग करें और उस विवेक के प्रयोग के आधार पर आपको जो लगता है निर्णय लेने के लिए वो आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए अखंड मंथन किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। यदि आपको कोई भी ज्योतिषाचार्य बहुत लंबे खर्चे वाले उपाय बताते हैं या कोई महंगा रत्न खरीदने के लिए कहते हैं तो इसको करने के पहले भी आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, आपको अपने बजट का ध्यान रखना होगा। यदि आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं और अपना बजट बिगाड़ते हैं या फिर महंगी महंगी पूजाएं कराते हैं तो इसके लिए अखंड मंथन कहीं से भी कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास कुछ दर्शक ऐसे हैं जो फ़ोन करके हमसे कहते हैं कि हम संबंधित जो ज्योतिषाचार्य हैं उनसे हम इस बारे में चर्चा करें। तो दर्शकों, ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम है। आपने उनसे परामर्श लिया है, उन्होंने आपको परामर्श दिया है, इसमें अखंड मंथन कहीं से भी कोई भी मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभाता है। और हमने आपको पहले भी इस बात के लिए सावधान किया है कि किसी भी ज्योतिषी परामर्श को लेने के पहले आपको अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए और इसके लिए अखंड मंथन कहीं से भी उत्तरदायी नहीं होगा। इसी के साथ साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 2 जुलाई को अखंड मंथन अपने 9वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस अवसर पर हम
कुछ नए चैनल की प्रक्रिया आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें समाचारों का चैनल, योग का चैनल और आरोग्य मंथन नाम से हम एक नया चैनल भी लाने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी दर्शकों का हमें पूर्ववत सहयोग मिलता रहेगा। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, रोचक लग रहा है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप अखंड मंथन की धारा को अखंडित रखना चाहते हैं तो आप हमारे होम पेज पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके अखंड मंथन के संरक्षक सदस्य बनने का गौरव भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहें समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले कालचक्र के अंक में एक नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।